सोनीपत शहर की जो स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। जी हां, बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की फिर से पोल खोलकर रख दी। देर रात हुई बारिश में शहर का मुख्य अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया। यहां पर 12 फीट के करीब पानी भर गया। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य अंडरपास के अलावा शहर के अन्य अंडरपास का भी यही हाल है। ये पहली बार नहीं हुआ, हर बारिश में यही हाल होता है, लेकिन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। बारिश ने एक बार फिर से इंतजामों की पोल खोल दी है और ये तस्वीरें सोनीपत की देख रहे हैं। ये किसी नहर की तस्वीरें, किसी तालाब की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये मुख्य अंडरपास की तस्वीरें हैं जो एक स्विमिंग पूल में, नहर में, तालाब में तब्दील हो गया। रात 2 के बाद बारिश हुई थी यहाँ पे। देख रहे हो इतना पानी भर रहा है यहाँ पे, ये लोग बाग भी परेशान होते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती सरकार। नहीं, और बिल्कुल एक तालाब बन गया, बिल्कुल तालाब बन गया ये। तो जी बन जाता है जब बारिश होती है, जब भी बन जाता है। कई घंटे भरा रहता है। कोई निकासी का कोई समाधान नहीं है, पर निकला देर से निकलता है। उधर चरखी दादरी में भी बारिश के बाद शहर के बाजारों में जलभराव इतना ही मानो कि बाजार नहीं कोई तालाब नजर आ रही हूँ। बारिश के जमा पानी से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशासन के ढीले रवैये के विरोध में लोगों ने व्यापारियों के साथ मिलकर जल समाधि लगाकर रोष प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण दादरी शहर पानी में लबालब भर चुका है। कॉलोनियों में से लेकर बाजारों तक कई फीट पानी भरा हुआ है। बाजारों में जलभराव के दौरान दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। तो ये तस्वीरें दादरी की आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद हालात कैसे बने कि लोगों को तालाब रूपी बाजारों से बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा। ये अपना विरोधाभास यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार दादरी प्रशासन की नकारा निकम्मे बातों के चलते ये पानी का भराव यहाँ हो रखा है। और इस पानी के अंदर अकेले बारिश का पानी नहीं है, ये इसके अंदर सीवर की मात्रा है इस पानी के अंदर। और पानी जो पीने का दादरी के शहरवासी जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी सीवर की मात्रा है। इससे नकारा निकम्मा और घटिया काम क्या होगा, हमें नरक में जीने को मजबूरी सरकार ने कर दिया, दादरी प्रशासन ने कर दिया। आप देख रहे हैं जो खट्टर सरकार को हम जो जनकारी नीति अपनाने की जो ये बातें करते थे, भ्रष्टाचार की करते थे, आज इनका जो इस ये पानी में बैठ के जल समाधि लेके हम इनका जो विकास कार्यों की जो इनकी नीति है उसका पर्दाफाश करने का काम। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, जिन्होंने जल्द पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अब 4थी से 5वीं तक के लिए बच्चों के स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ भी रहे हैं। सरकार को पहले भी ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी कि 100% बच्चे स्कूलों में आएंगे। सरकार की तरफ से बाकायदा छूट दी गई है कि अगर अभिभावक संतुष्ट हैं तभी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके कारण शिक्षा मंत्री ने जल्द पहली से तीसरी तक की कक्षा के स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। स्कूलों का अच्छा रिस्पांस है। पहले हमने जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं के स्कूल खोले, तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे। और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी संख्या में बच्चे रहे और कुल मिला के अभी तक स्थिति पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल रही है। कहीं और अब बात करते हैं मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की बेटी मुस्कान की, जिसने दुबई में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। विजेता बॉक्सर बेटी का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुस्कान और उनके कोच ने कहा कि अब अगला लक्ष्य 2024 और 2028 में होने वाली ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। मुस्कान को खेल प्रेमियों, परिजनों और स्थानीय लोगों ने सिर आंखों पर बैठाया। ढोल, नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। बता दें कि मुस्कान के पिता एक दुकानदार हैं जो अपनी बेटी की जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैंने सिल्वर मेडल जीता है। मेरी फाइनल उज़्बेकिस्तान के साथ थी, तो उसमें हमारे यहाँ पे दुबई में हो रहे थे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और दुबई में हो रहे थे वो। तो इसमें मेरे सर का भी लैम्बोरिया
संदीप लैम्बोरिया सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरे को इतना सिखाया। मुस्कान बहुत ही टैलेंटेड है। हम तो इससे अपेक्षा कर रहे थे कि गोल्ड मेडल ही लेके आएगी, पर सिल्वर भी किसी से कम नहीं है और आगे ज़रूर इसका स्वर्णिम भविष्य है, ज़रूर अच्छा करेगी। इसका टारगेट हमने रख रखा है 2024 ओलंपिक्स, 2028 ओलंपिक्स में ज़रूर ये मेडल लेके आएगी और बहुत ही गुणी लड़की है। और खबर हिमाचल से, कांगड़ा में पूर्व सीपीएस के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है। एक शख्स ने जगजीवन पाल को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके विरोध में पूर्व सीपीएस धरने पर बैठ गए। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये हैं पूर्व सीपीएस जगजीवन पाल, जिनके साथ शरेआम धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई। पहले उनका विरोध होता है, कहासुनी होती है, तभी पीछे से एक शख्स आता है और पूर्व सीपीएस के सिर पर थप्पड़ रसीद कर देता है। अगला स्टेप है कि बहुमत का आदर जब तक लोकतंत्र में होना चाहिए नहीं होगा, मैं यहाँ अमरनासन पे लगातार बैठूंगा। ये आते जाते रहेंगे। बैठना चाहे को तो बैठे, मजबूर किसी को नहीं करूँगा। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र की रड़ा पंचायत से सामने आई हैं, जहां शिलान्यास का विरोध करना पूर्व सीपीएस को भारी पड़ गया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और सुलह से मौजूदा विधायक पंचायत भवन का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन इसकी जानकारी न तो पंचायत प्रधान को थी और न ही पंचायत के बाकी सदस्यों को। जगजीवन पाल भी शिलान्यास का विरोध करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। उसी दौरान एक शख्स ने आते ही पूर्व सीपीएस के सर पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे नाराज जगजीवन पाल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। ये अब मेरा साथ दो, मुझे बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूँ, तो पक्का साथ दो और मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। और कोविड-19 महामारी की बात करते हैं, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कोरोना काल में कई ऐसे सवाल जो लोगों के मन में आए कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीका आपके डीएनए को प्रभावित करता है और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो आपको आपके फोन पर ही इनका जवाब मिलेगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपने बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है। और देश में कोरोना के केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।